बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज से नेक्स्ट 5 लेक्चर्स जो है ये कैपेसिटर्स के बारे में है। कैपेसिटर्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको 10th क्लास से है, लेकिन बहरहाल हम इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी सारे लेक्चर्स का इन्हिसार इस पहले लेक्चर पर है। क्योंकि आज मैं आपको कैपेसिटर्स का इंट्रोडक्शन दूंगा और मैं बताऊंगा कि कैपेसिटर किस तरह से काम करते हैं, क्यों जरूरी हैं, और ऐसी बहुत सी बातें जो कैपेसिटर के बारे में बच्चों को मिसकंसेप्शंस होती हैं वो मैं यहां पर दुरुस्त करूंगा। तो इस वजह से बाकी सारे लेक्चर समझने के लिए आज का लेक्चर समझना बहुत क्रूशियल है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत तवज्जो से आज का लेक्चर सुनना है, सारी बातें नोट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के इस छोटे लेक्चर में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जो हम लोगों ने कवर करनी है। इस वजह से बजाय कि मैं बार बार बोर्ड पर लिखूं, मैंने एक दफ़ा ही आपके सामने सारी चीज़ें लिख ली हैं, लेकिन आपने इन पर ध्यान नहीं करना। जहां पर जिस चीज़ की बारी आएगी मैं आपको खुद भी वहां पर रीड करवा दूंगा, पढ़ा दूंगा। तो आप लोगों ने फोकस करना है जो मैं आपसे बात करूंगा। स्टूडेंट्स देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम क्या करते होते हैं, हम अक्सर इनकी एग्जाम्पल किसी आम चीज की एग्जाम्पल से देकर समझाते हैं। इसे कहते हैं एक चीज की दूसरे के लिहाज से एनालॉजी देना। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि आपके सामने अगर आपने बैटरी को समझना है कि बैटरी किस तरह से जो वायर है उसमें करंट फ्लो कर रही है, तो आप इसको ऐसे समझें जैसे मोटर जो है वो पाइप में पानी को फ्लो करवाती है। तो इसमें मैं बेसिकली आपको क्या समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि बैटरी की मिसाल ऐसे है जैसे मोटर की है, और वायर्स की मिसाल ऐसे है जैसे पाइप्स की है, और पाइप्स के अंदर पानी की मिसाल ऐसे है जैसे वायर्स के अंदर जो चार्जेस है उनकी मिसाल है। इसे कहते हैं एनालॉजी देना। क्योंकि मोटर वगैरह सबने देखी हुई है, उसका कॉन्सेप्ट सबको पता है, तो मैं उसके जरिए से इलेक्ट्रिसिटी समझाता हूं। यहां पर भी मैं कुछ एनालॉजी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताता चलूं स्टूडेंट्स कि याद रखिएगा, आप लोग जानते भी हैं ये बात कि हम अक्सर चीजों को बाद में इस्तेमाल के लिए स्टोर कर लेते हैं। हम फूड को भी स्टोर कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम पानी को भी स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पर ये घर है आपका, और इस घर में आपको वाटर की सप्लाई इस मोटर से दी जा रही है। जब ये मोटर चलती है तो पाइप में पानी का जो फ्लो है वो पूरे घर वालों को मिलता है। मगर फिर भी हम क्या करते हैं, हम यहां से एक कनेक्शन जो है ऊपर छत पर ले लेते हैं और वहां पर एक वाटर टैंक रख लेते हैं। इससे हम क्या चाहते हैं बेसिकली कि वो जो पानी जो मुसलसल मिल रहा है उसमें से कुछ पानी जो है वो मुसलसल सेव भी होता रहे वाटर टैंक के अंदर, ताकि अगर लाइट नहीं आ रही और आप मोटर नहीं चला पाएंगे तो वो जो आपने सेव किया हुआ है पानी कम से कम आप वहां से यूज कर सकें। ये जो वाटर टैंक है ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वाटर टैंक जो है वो कैपेसिटर की एक एनालॉजी बनती है। यानी आप कैपेसिटर को भी बिल्कुल ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं जैसे वाटर टैंक। तो जरा इमेजिन करें, अगर मेरे पास एक बैटरी से एक लोड को जो है करंट मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल इसी के साथ एक कैपेसिटर भी अटैच कर सकता हूं। तो वो क्या होगा, वो कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता रहेगा, बिल्कुल वैसे जैसे वाटर टैंक कर रहा था। और फिर अगर बैटरी किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट होगी, आप देखिएगा कि वो कैपेसिटर खुद एनर्जी जो उसने सेव की हुई है वो लोड को देगा, और थोड़ी देर के लिए लोड को वैसे ही एनर्जी मिलेगी जैसे बैटरी दे रही थी। और ये बिल्कुल दोनों एग्जांपल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन रखती हैं। अगर आप देखें तो जिस तरह से वाटर टैंक काम कर रहा है पानी को स्टोर करके बाद में आपको पानी प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरह से कैपेसिटर्स का काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना। लेकिन स्टूडेंट्स, इसकी जरा डेप्थ में जाते हैं, ये कैसे एनर्जी स्टोर करती है ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें कि मेरे पास ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक मैस रेस्ट पर मौजूद है। मैं जानता हूं कि इस वक्त इसकी एनर्जी जीरो है क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता। जरा इमेजिन करें कि ये जमीन के ऊपर पड़ा है और जमीन हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये भी एक मैस है, तो ये भी जमीन की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब जरा इमेजिन करें मैं इसको कुछ बुलंदी तक ऊपर ले जाता हूं। जब मैं इसको इस पॉइंट पर ले आया, आपको मालूम है कि अब मैं कहूंगा इसके पास एनर्जी स्टोर होगी है। मुझे कैसे पता चला इसके पास एनर्जी स्टोर होगी है? क्योंकि जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसका खुद ब खुद नीचे को आना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इसने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली। तो जब आपको कोई चीज अट्रैक्ट कर रही हो और आप उससे थोड़ा सा दूर चले जाएं, तो आप में वापस जाने की एक एबिलिटी जनरेट हो जाती है, यानी आप में एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। दोबारा कह देता हूं, अगर आपको एक चीज अट्रैक्ट कर रही हो और आप उससे दूर चले जाएं
तो आप में वापस आने की क्योंकि एक एबिलिटी जनरेट हो जाती है उस अट्रैक्शन की वजह से, तो आपने एनर्जी स्टोर कर ली और आप खुद ब खुद मूव करेंगे। क्या इस ग्रेविटी वाली एग्जांपल को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज कर सकता हूं? बिल्कुल यूज कर सकता हूं। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज इसके साथ पड़ा है। जरा इमेजिन करें, ये भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं वही प्रिंसिपल यूज करते हुए इस नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा सा दूर लेकर चला जाऊं, तो अब आप देखेंगे कि क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब मैं नेगेटिव चार्ज को छोड़ूंगा तो ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ वापस भागेगा, यानी नेगेटिव चार्ज में भी कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई। तो यहां से मैं प्रिंसिपल में आसान अल्फाज में कह सकता हूं, अगर कुछ पॉजिटिव चार्जेस कुछ नेगेटिव चार्जेस से थोड़ा दूर पड़े हों, तो फिर इनमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई होगी अट्रैक्शन की वजह से। और मुझे कैसे पता चलेगा उनके पास एनर्जी है? जब मैं उनको अलाउ करूंगा कि वो मूव करें, तो हमें पता चलेगा कि भाई इनके पास तो एनर्जी है। तो चार्जेस में इस तरह से एनर्जी स्टोर की जा सकती है। अब ये करना कैसे? ये तो हो गया आइडिया। प्रैक्टिकली हम ये कैसे अचीव करते हैं स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिएगा। हम क्या करते हैं, हम मेटल्स की दो प्लेट्स लेते हैं। आपको मालूम है ये दोनों प्लेट्स न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि इनमें चार्ज नहीं है, बल्कि न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि हर प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों प्लेट्स इस वक्त न्यूट्रल हैं। जरा इमेजिन करें, मैं अगर यहां पर इन दोनों प्लेट्स के साथ एक बैटरी अटैच कर दूं। अब जरा तवज्जो से देखने वाली बात है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस प्लेट के साथ अटैच है, उस प्लेट के इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो बैटरी इनको उठाकर दूसरी साइड पर भेजना शुरू कर देगी, जिससे एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस की तादाद कम होती जाएगी और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस की तादाद बढ़ती जाएगी। इसका नतीजा यह होगा कि थोड़ी देर के बाद एक प्लेट पर बहुत सा पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा और एक प्लेट पर बहुत सा नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा। यहां नेगेटिव चार्ज आया जिस प्लेट पर, इसका मतलब उस पर बहुत से इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, इट हैज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब वहां से बहुत से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, इट हैज अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन, मैं ये बैटरी अगर हटा दूं तो चार्जेस के पास और कोई रास्ता है नहीं, दे हैव नोवेयर टू गो, वो कहीं और जा नहीं सकते। तो ये चार्जेस अब इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर हो गए। नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है, दो ऑपोजिट चार्जेस हैं और एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बताया कि अट्रैक्ट करती हुई चीजें जब थोड़े से फासले पर पड़े हो तो अट्रैक्शन की वजह से उनमें वापस जाने की एक सलाहियत आ जाती है स्टूडेंट्स। तो यानी कि मैंने ये काम करके इस वक्त इन दोनों प्लेट्स में एक एनर्जी स्टोर कर दी है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये एनर्जी चाहिए, मैं इसके साथ एक लोड लगाऊंगा। तो लोड जैसे ही लगाऊंगा तो आपको मालूम है अब दोनों प्लेट्स के दरमियान एक कनेक्शन हुआ और आपको मालूम है वो चार्जेस एक दूसरे की तरफ जाना चाहते थे, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव प्लेट के ऊपर थे वो फौरन से रास्ता मिलने की वजह से फौरन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे और इस दौरान वो क्योंकि वायर में से पास करेंगे तो ये तो बन गया करंट, और जब वो वायर में से पास करेंगे तो वो उस लोड में से भी गुजरेंगे, और जब वो लोड में से गुजरेंगे तो उस लोड को करंट मिलेगा और वो बल्ब या जो भी चीज है वो थोड़ी देर के लिए ऑन हो जाएगी। किसने ऑन की? बैटरी ने नहीं, बैटरी तो मैं कब की उतार चुका हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर इज प्रोवाइडिंग यू एनर्जी। ये है बेसिकली हमारे पास कैपेसिटर का फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर में दो मेटल की प्लेट्स लेते हैं और मेटल की प्लेट्स को बैटरी से अटैच करके उसको पहले चार्ज करते हैं। जब वो चार्ज हो जाए तो हम कहते हैं अब ये कैपेसिटर काम के लिए रेडी है, क्योंकि इसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज है। फिर हम उसके साथ लोड लगा देते हैं और जैसे ही लोड लगेगा वो सारा चार्ज दोबारा से ऑपोजिट प्लेट्स की तरफ जाएगा और हमारे पास जो लोड है उसको थोड़ी देर के लिए करंट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। ये आप देख रहे हैं कि ये सबसे सिंपलेस्ट वे है कैपेसिटर बनाने का। इस कैपेसिटर को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका नाम ही उसका काम बता रहा है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के सामने बनी हुई हैं और उन्होंने एनर्जी स्टोर कर ली है, तो कैपेसिटर तो है ही, तो इस वजह से हम कहते हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो स्टूडेंट्स आइए जरा देखते हैं कैपेसिटर की डेफिनेशन। कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है जी? कैपेसिटर क्या होता है? अ कैपेसिटर इज ए डिवाइस
दैट कैन स्टोर चार्ज। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, दोनों प्लेट्स को जब बैटरी से अटैच किया तो एक प्लेट का चार्ज जो है वो दूसरी प्लेट पर जाना शुरू हो गया और प्लेट्स ने चार्ज स्टोर कर लिया। तो इस वजह से हम कहते हैं व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन स्टोर चार्ज, जो चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह वाटर टैंक जो है वो पानी को स्टोर कर सकता था। नाउ स्टूडेंट्स, अगली बात देखें, कैपेसिटर कई किस्म के हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हम देखें तो सबसे फेमस कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर प्लेट्स, दो प्लेट्स होती हैं, ये वाली जो मैंने अभी आपको एनिमेशन में भी शो की, प्लेस्ड नियर वन अनदर, करीब करीब पड़ी होती है, सेपरेटेड बाय अ वैक्यूम और एनी अदर इंसुलेटर। उनके दरमियान में ये जो चीज है ये हो सकता है वैक्यूम ही हो सकता है इसमें कोई मीडियम हो। मीडियम क्यों डालेंगे ये एक अलग स्टोरी है जो 2-3 लेक्चर्स के बाद बताऊंगा। लेकिन उस मीडियम को क्या कहते हैं? उस मीडियम को हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। आप देख रहे हैं मैंने कैपेसिटर को कैसे चार्ज किया? बैटरी को लगाकर। तो स्टूडेंट्स, जरा अब तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। यहां मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूं ताकि आप लोग किसी किस्म की कंफ्यूजन का शिकार ना हो। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा इस डेफिनेशन को कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज स्टोर कर सकता है। स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा वो चार्ज स्टोर कर तो रहा है, लेकिन ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छे तरीके से अगर हम समझें, कॉन्सेप्चुअली लिखनी यही है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, बुक में जो वर्डिंग है वही आप लोगों ने यूज करनी है, ये गलत भी नहीं है। लेकिन होता क्या है, कुछ वर्ड्स की वजह से बच्चों के कॉन्सेप्ट गलत हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। आपको मालूम है कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा कि जो डैम होता है जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं, वो पानी जब एक सर्टेन हाइट तक स्टोर हो जाता है तो हम कहते हैं इसने एनर्जी स्टोर कर ली है, क्योंकि हाइट की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब ये पानी जो स्टोर है इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, मैं यहां पर इस पानी को रिलीज करूं और टरबाइन पर जब ये पानी गिरेगा तो टरबाइन को रोटेट करेगा और टरबाइन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। ये हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा और ये तकरीबन सब बच्चों को पता है। अब जरा इमेजिन करें, ये जो डैम था, अगर मेरे से कोई पूछे ये डैम क्या है, तो मैं कहूंगा कि ये डैम जो है वो एक पानी स्टोर करने वाली जगह है। ये बात दुरुस्त है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट जरा इमेजिन करें, अगर मैं इसमें पानी की जगह इमेजिन कर लेते हैं कोई और लिक्विड, कोई शरबत डाल देता हूं, तो इस सूरत में अगर वो शरबत स्टोर कर लेता है तो फिर जब मैं इसको ओपन करूंगा वॉल्व को, तो वो शरबत जो है वो टरबाइन के ऊपर गिरेगा और फिर से वो टरबाइन को उसी तरह से घुमाएगा। ये अलग बात है शरबत कहां से आएगा, डेफिनेटली ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जरा थोड़ी देर के लिए सपोज करें, अगर ऐसा करें तो क्या काम चल नहीं जाता? तब भी आपके पास काम तो चल जाएगा। इसका मतलब डैम को हमें यह नहीं कहना चाहिए कि वो पानी स्टोर करने वाली चीज है, बल्कि डैम एनर्जी स्टोर करने वाली चीज है। पानी हो या कोई भी लिक्विड हो, जब वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है तो हमारे पास उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। हाँ, क्योंकि हमारे पास बारिश होती है और बारिश की वजह से पानी एक्सेस में होता है तो हम यूजुअली ये काम पानी के जरिए करते हैं, वो एक हकीकत है। लेकिन अगर मैं कहूं कि डैम पानी स्टोर करने वाली चीज है और उसकी जगह मैं कहूं कि डैम जो है वो एनर्जी स्टोर करने वाली चीज है, तो एनर्जी एक ज्यादा अच्छा वर्ड है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा, हम कह तो यही रहे हैं और ये गलत भी नहीं है कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज, बट उसका पर्पस चार्ज स्टोर करना नहीं, बल्कि उसका पर्पस क्या स्टोर करना है? एनर्जी स्टोर करना है। वो चार्ज को स्टोर करके एक्चुअली कर क्या रहा है? इट इज स्टोरिंग एनर्जी। तो एक बात तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, लेकिन आप लोगों ने लिखना यही है कि इट कैन स्टोर चार्ज। फिर मैं बता क्यों रहा हूं, उसकी वजह भी सुन लीजिए। क्योंकि स्टोर का जो वर्ड है ना, स्टोरिंग चार्ज का वर्ड, ये बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना उनका खराब कर देता है। मिसाल के तौर पर जब मैं आपको कहता हूं चार्ज स्टोर करना, तो बच्चों के जहन में क्या आता है? जरा इमेजिन करें, मेरे पास एक खाली कमरा है, अगर मैं ये बॉक्सेस उठाकर अंदर कमरे में भरना शुरू कर दूं तो मैं कहूंगा आई एम स्टोरिंग द बॉक्सेस इन दैट रूम। मैं उस रूम के अंदर जो है वो ये बॉक्सेस जो है वो स्टोर कर रहा हूं। अच्छा, जरा इमेजिन करें अगर ये बॉक्सेस कमरे के अंदर पड़े हो और आप इन बॉक्सेस में से आधे बॉक्सेस उठाकर दूसरी जगह ले जाएं, अब आप कहेंगे कि यू आर स्टोरिंग द बॉक्सेस इन द रूम। आप कहेंगे नहीं, अब मैं बॉक्सेस स्टोर तो नहीं कर रहा, बल्कि बॉक्सेस तो ऑलरेडी स्टोर हैं, वो तो ऑलरेडी कमरे के अंदर मौजूद है। मैं तो सिर्फ उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा हूं, डिस्प्लेस कर रहा हूं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर रहा हूं। पहले सारे एक तरफ पड़े थे, अब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आधे इधर आधे इधर। तो याद रखिएगा,
डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज में फर्क होता है। यहां पर जब मैं कहता हूं ना कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर लेता है, तो बच्चों के जहन में क्या आइडिया आता है, जरा देखिए। वो कहते हैं कि प्लेट्स थी, पैरेलल प्लेट्स, आपने बैटरी लगाई, अब बैटरी लगाने पर चार्ज स्टोर हो गया, लेकिन कैसे चार्ज स्टोर हुआ? तो बच्चों के जहन में फिर आता है कि शायद बैटरी का जो नेगेटिव था उसने नेगेटिव चार्जेस देना शुरू कर दिए प्लेट को, और बैटरी का जो पॉजिटिव था उसने पॉजिटिव चार्जेस देना शुरू कर दिए प्लेट को, जिसकी वजह से जो हमारे पास प्लेट्स थी उनमें एक पर नेगेटिव चार्ज आ गया और एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और चार्ज स्टोर हो गया। क्योंकि हम यूजुअली स्टोर का वर्ड कब यूज करते हैं? जब कोई चीज खाली और आप उसमें कुछ भर दें। तो बच्चों के जहन में ये जो आइडिया आता है कि बैटरी चार्ज से भर रही है प्लेट को, ये स्टूडेंट्स टोटली गलत है। ऐसा नहीं होता। बैटरी अपना कोई चार्ज नहीं देती, ये याद रखिएगा। बैटरी ऐसा नहीं है कि प्लेट्स खाली हैं और बैटरी चार्ज दे रही है। बैटरी क्या कर रही है स्टूडेंट्स? बैटरी जब आप अटैच करते हैं, असल कॉन्सेप्ट क्या है, वो जो प्लेट पॉजिटिव चार्ज से अटैच है वो क्या करेगी, वो उस प्लेट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर एक प्लेट से दूसरी प्लेट में दाखिल कर देगी। जब वही चार्जेस जो दूसरी प्लेट में दाखिल हो गए हैं, पहले ये कहां थे? पहले भी उसी प्लेट के अंदर थे ना, पहली वाली प्लेट में ही ये चार्जेस थे। आपने क्या किया? आपने यहां पर एक प्लेट से चार्ज दूसरी प्लेट में मूव करवा दिया, डिस्प्लेस करवा दिया। आपने चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कमरे के अंदर जो बॉक्सेस हैं, अगर आप आधे बॉक्स इधर रख दें तो आप ये नहीं कहेंगे मैंने आप बॉक्सेस स्टोर किए हैं, क्योंकि बॉक्सेस तो पहले ही उसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से याद रखिएगा, ये जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज आया है ये पहले भी प्लेट्स के ऊपर ही था, बैटरी ने नहीं दिया। बैटरी ने क्या किया? बैटरी ने वो चार्ज एक जगह से यानी एक प्लेट से उठाकर दूसरी प्लेट पर शिफ्ट किया है। तो ये याद रखिएगा कि जब हम कहते हैं ना स्टोर का वर्ड, तो बच्चों के जहन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, तो वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। बैटरी का काम यहां चार्ज देना नहीं है, बैटरी का काम प्लेट के ही चार्ज को एक प्लेट से उठाकर दूसरी प्लेट पर शिफ्ट करना है, ये इसका काम है। नाउ स्टूडेंट्स, अब जरा तवज्जो कीजिएगा। तीसरी चीज, आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल प्लेट्स हैं, तो मैं सर्किट्स में कैपेसिटर को ऐसे नहीं बनाते। सर्किट्स में हम कैपेसिटर को बनाते हैं लाइक दिस। ये है इसका सिंबल। जहां पर आपको सर्किट में ये सिंबल नजर आ जाए, इसका मतलब वहां पर कहीं कैपेसिटर अटैच हुआ हुआ है। ये दो प्लेट्स, सिंबल इस तरह से क्यों दिया है? सीधा सीधा नजर आ रहा है क्योंकि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। स्टूडेंट जरा इमेजिन करें, आप लोगों को याद है बैटरी का सिंबल? ये देखिए यहां पर मैंने बनाई भी है, दोबारा बना देता हूं। ये है बैटरी का सिंबल। आप देख रहे हैं बहुत थोड़ा सा फर्क है, बस यहां पर हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को बराबर का बनाते हैं। तो यहां से एक और कंफ्यूजन भी बच्चों को होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको क्लियर करना चाहिए। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बैटरी और कैपेसिटर तो तकरीबन एक ही चीज है, दोनों ही करंट देते हैं, दोनों में ही चार्ज स्टोर है। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट से बना हुआ है, उसके भी एक तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। तो फिर कैपेसिटर और बैटरी में फर्क क्या है? स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में आपको अगर मैं बताऊं कि हमारे पास जो बैटरी है कुछ इस तरह से दिखती हैं और हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं कुछ इस तरह से दिखते हैं। याद रखिएगा, ये जो बैटरी है ना, मैं इसको आसान अल्फाज में अगर कहूं तो दे आर लाइक माइलो। माइलो तो पिया होगा आप लोगों ने। इसी तरह से हमारे पास जो कैपेसिटर्स है ना, दे आर लाइक रेड बुल। आपको मालूम है दोनों ही एनर्जी ड्रिंक्स हैं, दोनों आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं, लेकिन माइलो जो है ना वो इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता। माइलो जो है उसका अपना मैकेनिज्म है, आप उसको पीते हैं, डाइजेस्ट होता है, उसके बाद आपको एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज मिलता है। लेकिन आपको मालूम है रेड बुल जो है वो एक इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, वो ना सिर्फ एनर्जी देता है बल्कि फौरन एनर्जी दे सकता है आपको। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यही फर्क बैटरी और कैपेसिटर का है। कैपेसिटर में इंस्टेंट एनर्जी देने की सलाहियत होती है, बैटरी में इंस्टेंट एनर्जी देने की सलाहियत नहीं होती। तो बैटरी के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि बैटरी के अंदर जो है वो कैथोड्स होते हैं, एनोड्स होते हैं। मैं अब इसकी वर्किंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन बैटरी का जो करंट प्रोड्यूस करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। जबकि कैपेसिटर में क्या हो रहा है? कैपेसिटर में अगर आप देखें, कैपेसिटर में तो चार्जेस बस रेडी हैं, आपने जैसे ही कोई डिवाइस लगाई वो फौरन से फ्लो करेंगे। इसका मतलब कैपेसिटर कैन गिव यू इंस्टेंट करंट, फौरन करंट दे सकता है और काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट दे सकता है जो बैटरी नहीं दे सकती, क्योंकि बैटरी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा करंट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। यही वजह है स्टूडेंट्स कि जो कैपेसिटर है उसको हम कैमरा की फ्लैश के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि जब हमने कैमरा की फ्लैश जलानी हो तो हमें फौरन जो है वो करंट चाहिए, क्योंकि करंट थोड़ा सा भी लेट हुआ
तो हमारे पास जो पिक्चर है वो पहले खिंच जाएगी, जबकि हमारे पास फ्लैश बाद में आएगी तो पिक्चर बिल्कुल डार्क आएगी। तो हम क्या करते हैं, उसको कैसे ओवरकम करते हैं, हम बजाय बैटरी से हम उसको कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं ताकि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल सके, फौरन एनर्जी मिल सके। जो ये फर्क है असल में कैपेसिटर में और बैटरी में। फिर यहां से बच्चे ये भी समझ लेते हैं कि शायद कैपेसिटर जो है वो बेहतर हैं, दे आर बेटर, क्योंकि दे कैन प्रोवाइड यू इंस्टेंट एनर्जी। नो स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि हमारे पास किसी भी चीज का जो यूज है, जो उसका इस्तेमाल है, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। हां, अगर आपको फौरन करंट चाहिए तो आप कैपेसिटर को यूज करेंगे, लेकिन समटाइम्स आपको फौरन करंट नहीं चाहिए होता, बल्कि आपको देर तक करंट चाहिए होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट का फौरन मिलना, इंस्टेंटली मिलना नहीं है, बल्कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टोरेज, कि ज्यादा देर तक मिलती रहे। यही वजह है जब आप यूपीएस के साथ बैटरी अटैच करते हैं तो आपने कैपेसिटर को क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि कैपेसिटर इंस्टेंटली तो करंट दे सकता है, लेकिन कैपेसिटर जो है वो ज्यादा देर तक करंट नहीं दे सकता, जबकि बैटरी 3-4 घंटे जो है वो चल सकती है। तो जब स्टोरेज की बात आएगी आप प्रेफर करेंगे बैटरी को, और जब हमारे पास इंस्टेंट करंट की बात आएगी या ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट की बात आएगी तो फिर आप किसको यूज करेंगे, आप कैपेसिटर को यूज करेंगे। दोनों की वर्किंग में जो है ना फर्क है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, दोनों करंट प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन दोनों की नेचर डिफरेंट है। नाउ स्टूडेंट, ये तो हो गया, एक और कंफ्यूजन क्लियर कर दी मैंने आपके साथ। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, आइए जरा देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। आपको मालूम है कि हमारे पास स्टार्ट में ये दोनों प्लेट्स जो है वो न्यूट्रल थी, आपने इसके साथ बैटरी लगाई, बैटरी की वजह से एक प्लेट से चार्ज दूसरी प्लेट पर जाकर स्टोर होना शुरू हुआ, और आप देखेंगे कि जो प्लेट्स हैं उन पर पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगा। जितना चार्ज ज्यादा स्टोर होगा उतना प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस भी स्ट्रांग होता जाएगा। तो मैं यहां से यह बात कह सकता हूं कि हमारे पास जो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस भी स्ट्रांग होता जाएगा। और स्टूडेंट्स, आपको मालूम है प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। स्टूडेंट्स, वो कांस्टेंट है C। याद रखिएगा, दिस कांस्टेंट C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, जो मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो याद रखिएगा ये C क्या है, C इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। आइए अब जरा डिस्कस करते हैं ये कैपेसिटेंस क्या है। अगर आप देखें कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, यहां से निकाल लेते हैं जी। C किसके बराबर है, Q/V। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो से देखिए, हमारे पास C कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। और ये किस किस की रेशो होती है, ये Q और V की, जितना चार्ज स्टोर हुआ है डिवाइडेड बाय जितना पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है, इसकी रेशो को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, ये जो इसकी डेफिनेशन है, ये वो डेफिनेशन है जो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ी हुई है, लेकिन अब हम सेकेंड ईयर के हिसाब से जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो थोड़ी सी मैच्योर होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जरा तवज्जो कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, जरा इमेजिन करें अगर V जो है वो 1 वोल्ट हो जाए तो C Q के बराबर नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। C क्या है, Q/V, लेकिन V तो 1 हो गया, जब 1 हो गया तो वो तो खत्म हो जाएगा, तो C किसके बराबर आ जाएगा, Q। तो यही डेफिनेशन है कैपेसिटेंस की। आसान अल्फाज में, व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज चार्ज, कब, व्हेन V इज 1 वोल्ट। यानी कि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस वो चार्ज है जो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर दे। मिसाल के तौर पर इमेजिन करें मेरे पास पैरेलल प्लेट्स हैं और मैं इनके साथ बैटरी अटैच करता हूं और मैं देखता हूं साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोनों प्लेट्स के दरमियान। उसके लिए मैंने वोल्ट मीटर जो है यहां पर लगा दिया। नाउ स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, जैसे जैसे प्लेट्स को चार्ज मिलता रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। अब जरा इमेजिन करें, मैंने नोट किया कि जब 4 कूलम चार्ज आ गया तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बना। तो स्टूडेंट्स इस सूरत में मैं कहूंगा कि जो 4 कूलम ने 1 वोल्ट जनरेट किया ना, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हुई, 4 फैराड। तो स्टूडेंट्स यहां से यह बात आप देख सकते हैं कि हमारे पास, दोबारा देख लीजिए, कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस Q/V होता है। अगर V 1 वोल्ट हो तो फिर C तो Q के बराबर हो जाएगा, क्योंकि V तो 1 हो गया और वो तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब यही डेफिनेशन है कि कैपेसिटेंस इज द चार्ज विच कैन
प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो देखिए जी, बुक की डेफिनेशन लिखी हुई है, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट नेसेसरी टू रेज द पोटेंशियल ऑफ दैट प्लेट बाय 1 वोल्ट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास नई डेफिनेशन है। ये पुरानी डेफिनेशन है, ये भी आप लोगों को पता है, ये नई डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स बहुत तवज्जो से ये बात भी सुनिए, ये वर्ड देखिए, ये वर्ड है कैपेसिटेंस के लिए एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ये एबिलिटी का क्या मतलब है, जरा तवज्जो से मेरी बात सुननी है आप लोगों ने। स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। जरा इमेजिन करें, ये एग्जांपल जो मैं आप लोगों को देने लगा हूं इस पर फोकस कीजिए। मैंने पैरेलल प्लेट्स के साथ एक 3 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो वोल्टेज कितना दिया मैंने, 3 वोल्ट्स, और उसने चार्ज कितना स्टोर किया जी, 9 कूलम। तो चार्ज उसने स्टोर कर लिया दोनों प्लेट्स पर 9 कूलम्स। नाउ स्टूडेंट्स मैं देखता हूं इसकी कैपेसिटेंस कितनी है। तो इसकी कैपेसिटेंस हुई हमारे पास Q ओवर V, जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया, और Q कितना है 9 और V कितना है जी 3। तो स्टूडेंट्स ये तो आ गया आंसर 3, यानी इसकी कैपेसिटेंस 3 फैराड है। अभी हमने इसका यूनिट पढ़ना है, फिलहाल आप ये देख लीजिए कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 3 है। ये है इसकी एबिलिटी चार्ज स्टोर करने की। जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, मैं ये जो बैटरी है, अब मैं ये इस बैटरी से स्ट्रॉन्ग बैटरी लगाने लगा हूं। ये देखिए मैंने 3 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट बैटरी लगा दी। 6 वोल्ट बैटरी जो है, क्योंकि उसका पोटेंशियल ज्यादा है, ये ज्यादा चार्ज को यहां से यहां लेकर आ सकती है। और मैंने देखा कि अब इसने कितना चार्ज स्टोर किया, 18 कूलम। पहले 9 कूलम था, अब 18 कूलम है। तो अब इसकी जो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है वो ज्यादा होगी। और चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या होती है, उसी तो कैपेसिटेंस कहते हैं। तो हम कहेंगे कि कैपेसिटेंस बढ़ गई है। ये सारी बात जो मैंने कही है ये गलत है, लेकिन ये वो बात है जो अक्सर बच्चे समझते हैं, क्योंकि नजर भी यही आ रहा है कि पहले उसने चार्ज स्टोर किया था 9 कूलम और अब उसने चार्ज स्टोर कर लिया 18 कूलम। तो यानी कि जब आपने बड़ी बैटरी लगाई वो ज्यादा चार्ज स्टोर करने लगी, तो उसकी एबिलिटी बढ़ गई चार्ज स्टोर करने की, और हम समझते हैं उसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकत में अगर आप देखें कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे हालांकि आपने वोल्टेज ज्यादा दिया और चार्ज भी आपने ज्यादा स्टोर करवा लिया, लेकिन जरा कैपेसिटेंस देखते हैं। कैपेसिटेंस क्या होती है जी स्टूडेंट्स, Q ओवर V। Q कितना है जी, Q है 18, V कितना है जी 6, और स्टूडेंट 6 3 18, यानी कि कैपेसिटेंस अभी भी 3 है। तो आपने देखा कि कैपेसिटेंस जो है वो बैटरी पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप बैटरी बढ़ा दें तो फिर भी हमारे पास कैपेसिटेंस वही रही। लेकिन ये बच्चों को समझ नहीं आती। बच्चे कह रहे हैं सर वाज़े तौर पर नजर आ रहा है वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है, ये कम चार्ज स्टोर कर रहा है, और डेफिनेशन भी यही है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। तो फिर ये क्या सस्पेंस है, इसको कैसे हम इमेजिन करें? स्टूडेंट्स इसको इमेजिन करने का बड़ा आसान तरीका है। जरा आप सोचें कि आप एक दिन 30 रुपए में 3 बोतलें लेकर आते हैं। अब आप जब 30 रुपए में 3 बोतलें लेकर आते हैं, आपको मालूम है कि एक जो बोतल है वो आपको 10 रुपए में पड़ी। अब आप अगले दिन क्या करते हैं, आप अगले दिन 60 रुपए में 6 बोतलें लेकर आते हैं। तो क्या घर आकर आप कहेंगे कि अम्मी बहुत महंगाई हो गई है? ऐसा तो नहीं कहेंगे आप, क्योंकि भले आपके पैसे ज्यादा लगे लेकिन आपने चीज भी तो ज्यादा ही खरीदी है ना। तो अगर आप एक बोतल की प्राइस देखें तो वो अभी भी क्या है, वो तो अभी भी 10 रुपए ही है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है कि आपने बैटरी डबल वोल्ट की लगा दी। जब आप एनर्जी ही ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं, तो डेफिनेटली चार्ज तो ज्यादा स्टोर होना ही होना है। तो क्या एबिलिटी बढ़ गई? नहीं, एबिलिटी वहीं की वहीं है। एबिलिटी ये नहीं होती कि ज्यादा इन्वेस्ट करें और ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। एबिलिटी तो ये है कि उतनी ही इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट कमा लें। तो बिल्कुल ऐसे ही याद रखिएगा, ज्यादा चार्ज को नहीं देखना, सिर्फ ये कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज की रेशियो से आती है। तो स्टूडेंट्स ये तो था थोड़ा सा वो एबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, उसको थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के सामने। अच्छा, वापस चलते हैं अपने आर्टिकल पर और देखते हैं मजीद क्या चीजें हम लोगों ने देखनी है। नाउ स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैपेसिटेंस जो है वो इतनी भी आसान चीज नहीं है। बड़ी बैटरी लगाकर ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेना, इसे कैपेसिटेंस का इंक्रीज होना नहीं कहते। फिर कैपेसिटेंस किन चीजों पर डिपेंड करती होगी? स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस डिपेंड करती है इन दो चीजों पर।
ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स एंड मीडियम बिटवीन देम। प्लेट्स की ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री से क्या मुराद है? प्लेट्स बड़ी हैं या प्लेट्स छोटी हैं, प्लेट्स दूर हैं या प्लेट्स करीब हैं, ये बातें हैं ज्योमेट्री से ताल्लुक रखती हैं। और दूसरी क्या चीज है? मीडियम बिटवीन देम। मीडियम क्या है कि वो जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान एयर है, वैक्यूम है, कोई प्लास्टिक की शीट है, पानी है, क्या मटेरियल क्या डाला हुआ है। तो ये दो चीजें हैं, लेकिन अभी मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस याद रखिएगा कैपेसिटेंस इन दोनों चीजों पर डिपेंड करती है। कल के और परसों के आर्टिकल में मैं ये बताऊंगा कि क्यों डिपेंड करती है। फिलहाल आप इस पे यहां तक रहिए। अब आते हैं स्टूडेंट्स यूनिट पर। यूनिट आपको मालूम है एक ऐसी चीज है जो फार्मूला से ही आती है। तो फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है? सी का, सी इज इक्वल्स टू क्यू ओवर वी। सी क्यू ओवर वी है। क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलम। और वी क्या होता है जी? वोल्ट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये है यूनिट। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है कूलम ओवर वोल्ट। इसे हम बोलते हैं फैरेड। तो याद रखिएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? कूलम ओवर वोल्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज फैरेड। साइंटिस्ट के नाम पर उन्होंने फैरेड दिया हुआ है। अच्छा याद रखिएगा हमारे पास ये यूनिट जो है वो बहुत बड़ा है। अभी मैं इसको डिस्कस करता हूं। अब हम देखेंगे 1 फैरेड कितना होता है। अब बहुत आसान है, देखिए ना, कूलम ओवर वोल्ट फैरेड है। अगर मैं चाहता हूं ये 1 फैरेड हो तो फिर इसको 1 करने के लिए ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। तो व्हाट इज 1 फैरेड? आसान अल्फाज में किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड कब होगी? जब वो कैपेसिटर 1 कूलम चार्ज स्टोर करे और उसके गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्लेट्स के गिर्द वो भी 1 वोल्ट हो जाए, तो मैं कहूंगा इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। ये मेरे पास पैरेलल प्लेट्स है, मैं इसके साथ एक बैटरी अटैच करता हूं और इन प्लेट्स को चार्ज करता हूं यहां तक कि इन पर 1 कूलम चार्ज आ जाए। अब 1 कूलम चार्ज इनके ऊपर स्टोर हो गया। अब मैं वोल्ट मीटर लगाता हूं और प्लेट्स के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस देखता हूं, तो मैंने देखा प्लेट्स के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। तो अब क्योंकि इस 1 कूलम चार्ज ने 1 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट कर दिया, तो मैं कहूंगा कैपेसिटेंस कितनी हुई? 1 फैरेड। तो याद रखिएगा 1 फैरेड कब होती कैपेसिटेंस? जब 1 कूलम चार्ज प्लेट्स के ऊपर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे। यही बात मैंने यहां पर लिखी है बुक से। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 1 फैरेड। 1 फैरेड होगी कब? इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब 1 कूलम चार्ज जो है गिवन टू द प्लेट्स, जो आपने प्लेट्स को दिया है, जब 1 कूलम चार्ज जो आपने प्लेट को दिया है, क्या करे? प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट कर दे, तो हम कहेंगे ये कैपेसिटेंस कितनी है? ये 1 फैरेड है। तो स्टूडेंट्स 1 फैरेड की डेफिनेशन बहुत ज्यादा आसान है। अब आते हैं हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ, जो बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं कि सर रियल लाइफ में कैपेसिटर की कोई एग्जांपल है? तो जरा स्टूडेंट्स, बहुत फेमस एग्जांपल जिसको आप जानते तो हैं लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इसके अंदर कैपेसिटर होता है। जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बिजली चमकते हुए तो देखा ही होगा, जिसे हम लाइटनिंग बोल्ट्स कहते हैं। ये जो बिजली चमक रही है, जो लाइटनिंग है, ये क्यों होती है? ये इस वजह से होती है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जब क्लाउड्स जो हैं वो आपस में टकराते हैं, तो वो टकराने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज्ड हो जाते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो क्लाउड का, वो जमीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अब आप जरा गौर से देखें तो कैपेसिटर नहीं बन गया। बस ये पैरेलल प्लेट्स नहीं है, बाकी तो आप देखें 2 ऑपोजिट चार्जेस दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी को तो कैपेसिटर कहते हैं। अब होता क्या है? होता यह है कि समटाइम्स क्लाउड के ऊपर चार्ज इतना ज्यादा स्टोर हो जाता है कि फिर वो जो दरमियान में हवा है ना, उसके एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाती है हवा। और फिर जब वो डिस्चार्ज हो जाती है तो हमें ये लाइटनिंग बोल्ट जो है वो इस तरह से नजर आती है। यानी कि ये जो लाइटनिंग है ये एक अल्लाह ताला का बनाया हुआ कैपेसिटर है जो नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर काम कर रहा है। सो लाइटनिंग इज अ नेचुरल कैपेसिटर। यहां से एक और बात सीखी हमने कि अगर क्लाउड्स पर एक हद से ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाए तो फिर वो चार्ज वहां मौजूद नहीं रह सकता, बल्कि फिर वो चार्ज जो है वो दरमियान वाले मीडियम को आयोनाइज कर देता है। यानी कि चार्ज को स्टोर करने की एक हद है। तो याद रखिएगा यही काम हम अपने कैपेसिटर जो हम लोग बनाते हैं उनमें भी देखेंगे। स्टूडेंट्स, यही वजह है कि जब भी आपने कैपेसिटर यूज करना है तो कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज लिखी होती है। ये वो वोल्टेज है जो वो बता रहा है कि इससे ज्यादा वोल्टेज आपने नहीं देनी।
वरना इतना चार्ज स्टोर हो जाएगा फिर कैपेसिटर जो है वो फट भी सकता है। तो अगर आप ज्यादा वोल्टेज से जुड़ें तो आप देखेंगे कि कैपेसिटर जो है वो एक्सप्लोड कर जाता है। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें कैपेसिटर के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लेनी है, इनको जहन में बिठा लें, दिमाग में बिठा लें। और खास तौर पर कैपेसिटर और बैटरी में जो फर्क मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर और बैटरी दिखने में तो एक जैसी चीज लग रही है, लेकिन एक्चुअली फर्क है। कैपेसिटर जो है वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट दे सकता है क्योंकि उसमें चार्जेस बस रेडी हैं फ्लो करने को, जबकि बैटरी के अंदर चार्जेस रेडी नहीं होते, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो करंट बनाने में उसका एक अलग प्रोसीजर है जिसको हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, यहां से मैं एक बात बता सकता हूं, अगर आपके पास 9 वोल्ट की एक बैटरी है तो 9 वोल्ट की बैटरी जो है आप उसके जो टर्मिनल्स हैं उनको डायरेक्ट एक दूसरे के साथ जोड़ें तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं होगा, कोई स्पार्क वगैरह नहीं होगा। अच्छा, ये कैपेसिटर देखें जरा, ये कैपेसिटर 2.5 वोल्ट का है, सिर्फ 2.5 वोल्ट का है, आप देख रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन जरा अगर इसको मैं शॉर्ट सर्किट करूं यानी डायरेक्ट इनके टर्मिनल्स को जोड़ूं तो स्टूडेंट्स स्पार्क देख रहे हैं आप लोग, यानी कि कैपेसिटर बहुत ज्यादा एनर्जी फौरन दे सकता है जो कि बैटरी नहीं दे सकती। हालांकि उस बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा था, 9 वोल्ट था, लेकिन सिर्फ पोटेंशियल मैटर नहीं करता बल्कि मैटर ये भी करता है कि अंदर वर्किंग क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 13 में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बस आखिरी चीज ये बता दूं कि ये चीजें बुक में कहां दी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन आपको बुक की बिल्कुल पहली लाइन में मिल जाएगी। उसके बाद पैरेलल प्लेट्स का जो जिक्र है ये उससे अगली 3-4 लाइनों के अंदर आपको इसका जिक्र मिलेगा। उसके बाद थोड़ी सी वर्किंग आएगी वहां पर कि कैपेसिटर को कैसे चार्ज करना है बैटरी लगाकर, ये सारी चीजें। इसी तरह से ये मैथमेटिकल फॉर्म तो आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होगी उसी पेज के ऊपर, और ये जो डायग्राम है ये भी मैंने आप लोगों के उसी पेज के साइड पर आप लोगों को दिखा दी है। नाउ स्टूडेंट्स, इसी तरह से कैपेसिटेंस की 2 डेफिनेशंस बताई मैंने। ये ऊपर वाली डेफिनेशन एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ये आपको यहां पर नजर आएगी, और इसी तरह से ये जो दूसरी डेफिनेशन है उसी के बिल्कुल नीचे आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। उसके बाद ये फैक्टर्स भी, जो दोनों फैक्टर्स हैं ये भी उन्होंने दरमियान में छुपा कर मेंशन किए हुए, तो आप लोगों के सामने मैंने तरीके से लिख दिया ताकि आप आर्टिकल को सही तरह से लिख सकें। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग देखिएगा कि ये यूनिट जो है वो फैरेड की बात भी कर रहा है। और हाँ, एक बात बताता चलूं, और अगर आप इसी के साथ देखें तो वो आपको एक साइड इंफॉर्मेशन में बता रहा है कि फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, नैनो फैरेड के छोटे यूनिट्स यूज करते हैं, ये साइड इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है। इसी तरह से स्टूडेंट्स 1 फैरेड की जो डेफिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ग्रीन वर्ड्स में इसी पेज पर नजर आ रही है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं तो फिर आप इसको दोबारा एक दफा जरूर लेक्चर को देखिए, बार बार देखिए, ताकि ये चीजें आपके जहन में एक दफा बैठ जाएं। इन चीजों को अच्छी तरह से क्लियर कीजिए ताकि आगे जहां जहां कैपेसिटर का जिक्र है तो आप लोगों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। स्टूडेंट्स, आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।